next topic is representation of stereoisomers. Representation of stereoisomers. So अभी तक हमने जो मॉलिकुलर मॉडल है या थ्री डिमेंशनल टेट्राहेड्रल जो फॉर्मूला है स्टीरियोआइसोमर्स को यूज़ करने के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यूज़ किया अभी तक, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल फॉर्मूला में हम क्या देखते हैं कि एक एटम हम सेंटर में रखते हैं जो मेन कार्बन एटम होता है हमारा, जिसको हम कहते हैं स्टीरियो सेंटर है, ठीक है। उसमें दो जो एटम्स या ग्रुप लगे होते हैं उनको हम प्लेन में रखते हैं, और बाकी जो दो ग्रुप होते हैं या एटम्स होते हैं उसको हम एक एटम को या एक ग्रुप को फ्रंट साइड पे, ठीक है, और एक को हम पीछे की तरफ रखते हैं। मीन्स अगर हमारे पास यहाँ पे कोई ए एटम है और बी एटम है, उनको हमने प्लेन में रख दिया, सी को हमने टुवर्ड दी ऑब्जर्वर रख दिया, और डी को हमने क्या किया अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर रख दिया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ एक और कन्वीनियंट मेथड्स हैं जिनसे हम स्टीरियोआइसोमर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनमें से एक है हमारे पास फ्लाइंग वेज फॉर्मूला। फ्लाइंग वेज फॉर्मूला, ठीक है। अब किसी भी थ्री डिमेंशनल टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को जिसमें चारों एटम डिफरेंट हैं, ठीक है, स्टीरियोआइसोमर्स हैं, उनको हम फ्लाइंग वेज फॉर्मूला में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर जब भी हमने उनका फॉर्मूला लिखना है तो हमने मॉलिक्यूल को इस तरीके से ओरिएंट करना है स्पेस में कि जो दो बॉन्ड्स होंगी स्टीरियो सेंटर के साथ, ठीक है, वो तो क्या होंगी, दो टुवर्ड दी ऑब्जर्वर हों, और दो बॉन्ड क्या होंगी अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर हों, ठीक है। तो हमें पता है कि जो टुवर्ड दी ऑब्जर्वर होती है उनको हम किस तरीके से लिखते हैं, हम वेज बॉन्ड से लिखते हैं, दिस इज नोन एज दी वेज बॉन्ड, ठीक है। और जो टुवर्ड दी ऑब्जर्वर होंगी उनको हमने लिखना है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। और जो अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉटेड लाइन से, और उनको हम रखेंगे वर्टिकली। फॉर एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे लैक्टिक एसिड के स्ट्रक्चर को, बहुत ही फेमस हमारा जो कंपाउंड है, बहुत ज़्यादा हम इसको यूज़ करते हैं स्टीरियोआइसोमेरिज्म में, दैट इज लैक्टिक एसिड, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड। अब इसको अगर हमने रिप्रेजेंट करना है फ्लाइंग वेज फॉर्मूला में, तो हम इसकी तीनों डायग्राम बनाएंगे। हम इसकी मॉलिकुलर मॉडल भी बनाएंगे, टेट्राहेड्रल फॉर्मूला भी लिखेंगे, और फ्लाइंग वेज फॉर्मूला भी लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं इसका मॉलिकुलर मॉडल। तो सेंटर में हम रखते हैं कार्बन, ठीक है, दिस इज ए कार्बन एटम, और इस साइड पे और इस साइड पे हम क्या रखेंगे, तीन डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम रखेंगे, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे हमने रख लिया जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ओके, सो दिस इज ए कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, ओके। और इस साइड पे हम रख लेते हैं मिथाइल, सो दिस इज ए मिथाइल, ठीक है। और यहाँ पे हम रख लेते हैं अपना अल्कोहल OH ग्रुप, सो दिस इज द अल्कोहल, दैट इज द OH, एंड हेयर वी कैन राइट द हाइड्रोजन, ठीक है, सो दिस इज द हाइड्रोजन, ओके। तो दिस इज नोन एज द मॉलिकुलर मॉडल, दिस इज द मॉलिकुलर मॉडल, जिसमें हमने क्या रखा है, इसको बॉल एंड स्टिक की मदद से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। सेकेंडली हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको टेट्राहेड्रल फॉर्मूला में इस तरीके से, जैसे हमने ये लिखा हुआ है, सेंटर में हमारे पास क्या आएगा, कार्बन, ओके, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे मिथाइल है, और यहाँ पे हम रख देते हैं इसको वेज में OH, और यहाँ पे हम रखते हैं डैश बॉन्ड से H। सो दिस इज द टेट्राहेड्रल फॉर्मूला। अब बात करते हैं कि जो हमारा फ्लाइंग वेज फॉर्मूला है वो किस तरह से रिप्रेजेंट करना है हमने। तो देखो कि जब भी हमने फ्लाइंग वेज रखना है तो सेंटर में तो हमारा रहेगा कार्बन। कौन सा कार्बन, ये वो कार्बन है जो स्टीरियो सेंटर है, ठीक है, जिसपे चार एटम्स के रखे हुए हैं, डिफरेंट रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या करना है, दो एटम्स या ग्रुप्स को हमने हॉरिजॉन्टल रखना है, ठीक है, और दो को हमने वर्टिकल रखना है, और जो हॉरिजॉन्टली है हमने बताया उसको हम क्या रखेंगे, वेज बॉन्ड से रखेंगे, ठीक है। मीन्स हम दो बॉन्ड्स इस तरीके से बनाएंगे, दीज आर नोन एज वेज बॉन्ड्स, और दो बॉन्ड्स हम दिखाते हैं डैश बॉन्ड्स, ठीक है, डॉटेड बॉन्ड या फिर डैश बॉन्ड से, ठीक है। इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं वर्टिकली, ओके। और यहाँ पे हमने रख दिया OH, यहाँ पे हम रख देते हैं H, यहाँ पे रख देते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे हम रख देते हैं CH3।
सो दिस इज नोन एज द वेज फ्लाइंग वेज फॉर्मूला ऑफ द लैक्टिक एसिड। ठीक है, सिमिलरली हम और भी मॉलिक्यूल्स के और भी डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसका भी हम एक डिफरेंट स्ट्रक्चर और बना सकते हैं कि हम OH को इस साइड पे रख दें, H को इस साइड रख दें, क्योंकि लैक्टिक एसिड के 2 आइसोमर्स हैं, तो दोनों आइसोमर्स के हमारे दोनों स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ठीक है, उसकी कमेंस लिए हम क्या करेंगे, OH को इस साइड रखेंगे, H को उस साइड रखेंगे। और इस केस में भी हम इसकी जो मिरर इमेज लेंगे तो OH हमारा इस साइड पे होएगा, H हमारा इस साइड पे आ जाएगा, CH हमारा उस पे आ जाएगा। ओके, so we have the different isomers, different anisomers, so we can represent the different isomer or anisomers into the flying wedge formula। ठीक है, इसके साथ ही हमारे पास एक और रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम बोलते हैं प्लेनर रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि अब ये बार बार वेज और डैश वन बनाना भी डिफिकल्ट है प्लेन में। ठीक है, और इसको समझना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसको एक और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया एक साइंटिस्ट जिनका नाम था फिशर। ठीक है, तो फिशर ने एक प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिया जिसे हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि जब भी हमने किसी को लिखना है, किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी 3 डायमेंशनल स्टीरियो आइसोमर को, जब भी हम इसको प्लेन में लिखेंगे तो हमने कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ रूल्स को फॉलो करना है, उसके तरीके से हम इसको लिखेंगे तो हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसको और बेटर उसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बार बार 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को प्लेन में 2 डायमेंशनल प्लेन में रिप्रेजेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो एमएल फिशर ने प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिया। वो क्या कहता है कि आपने इस तरीके से इसको लिखना है, पॉइंट याद रखने हैं कि जो कायरल मॉलिक्यूल है उसको हमने इस तरीके से देखना है कि जो 2 ग्रुप्स हैं जो बाउंडेड हैं कायरल कार्बन से, दे आर पॉइंटेड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर व्हाइल द अदर 2 ग्रुप्स विच आर पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जिस तरह से हमने अभी फ्लाइंग वेज में लिखा था कि 2 जो ग्रुप्स हैं उनको हमने अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर रखना है और 2 को हमने क्या रखना है, टुवर्ड द ऑब्जर्वर रखना है। उस केस में हमने उनको वेज और डैश बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया था। इस केस में हमने उनको जस्ट लाइन से रिप्रेजेंट करना है आपने। ठीक है, ये पॉइंट था कि हमारे पास 2 ग्रुप्स जो रहेंगे, द 2 ग्रुप्स शुड बी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर एंड द 2 ग्रुप्स टुवर्ड द ऑब्जर्वर। ठीक है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। क्लियर। सेकेंड पॉइंट उसने क्या कहा कि जो डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं कायरल कार्बन के साथ एंड उनको हमने प्रोजेक्ट करना है प्लेन के ऊपर टू फॉर्म अ क्रॉस। ठीक है, हमने क्या करना है, उनको क्रॉस बनाना है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, हमने बोला है कि 2 ग्रुप को हमने इस तरीके से देखना है कि 2 ग्रुप क्या है, टुवर्ड द ऑब्जर्वर है, 2 क्या है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, और उनको हमने रखना किस तरीके से है, ऐसे हमने एक क्रॉस बना के रखना है। और जो स्टीरियो सेंटर है, जो हमारा स्टीरियो सेंट्रिक कार्बन है, उसको हम नहीं लिखेंगे वहां पे। बस ये अंडरस्टैंड करता है कि यहाँ पे ये जो लाइंस जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्रॉस कर रही हैं, वहां पे क्या हमारा स्टीरियो सेंटर है। ठीक है, सो वेरियस ग्रुप्स अटैच टू द कायरल कार्बन आर देन प्रोजेक्टेड टू द प्लेन ऑफ पेपर इन फॉर्म ऑफ ए क्रॉस सो दैट द हॉरिजॉन्टल लाइन जो है दैट रिप्रेजेंट द बॉन्ड पॉइंटिंग टुवर्ड द ऑब्जर्वर। जिस तरीके से हमने वहां पे वेज से दिखाया था हॉरिजॉन्टल पे, यहाँ पे भी ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है, दैट इज टुवर्ड द ऑब्जर्वर। ठीक है, एंड द वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट द बॉन्ड्स पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, वहां क्या है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब ये भी हो सकता है कि किसी मॉलिक्यूल में हमारे पास जो कायरल कार्बन है वो 1 से ज्यादा हो, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, तो उस केस में भी हमने उनको डिफरेंट तरीके से हमने नया ग्रुप मानना है, तो उसको आगे हमने फर्दर प्रोसीड करना आगे। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे भी किस तरीके से करना है। थर्ड पॉइंट जो है क्या कहते हैं कि जो वर्टिकल पार्ट है, वर्टिकल पार्ट जो हमने इसको इस तरीके प्रोजेक्शन फॉर्मूला में इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, अगर हो सकता है जितना पॉसिबल हो सकता है कि जो लॉन्गेस्ट चेन हो हमारी कार्बन की, ठीक है, उसको हमने वर्टिकल लाइन पे रखना है और वो हमने मान के चलना है कि वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। ठीक है, द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम्स इज रिप्रेजेंटेड और प्रोजेक्टेड ऑन द वर्टिकल लाइन। ठीक है, और जो बाकी जो मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे वो हमारे क्या आ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो कायरल कार्बन है, जैसे मैंने बताया कि उसको हमने वहां पे नहीं लिखना होता, वो अंडरस्टूड होता है कि जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन जो क्रॉस कर रही है वहां पे हमारा क्या है, स्टीरियो सेंटर है। फॉर एग्जांपल, अब जैसे हमने लैक्टिक एसिड के बारे में लिखा था, तो हम इसको लैक्टिक एसिड को पहले फ्लाइंग वेज में लिखा था हमने, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ फिशर प्रोजेक्शन। तो फिशर प्रोजेक्शन बहुत सिंपल है, जस्ट आपने क्या लेना है, क्रॉस लेना है। ठीक है, और इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देना है। ओके, अब हमें पता है लैक्टिक एसिड के 2 आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं,
एक हमने देखा भी कार्बन यहाँ पे है और COH यहाँ पे है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारा जो है OH है और पीछे की साइड पे हमारे पास क्या है, H है। ठीक है, तो अगर हम मानते हैं कि जो ये हमारी जो कार्बन चेन लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, इसको हम क्या रखेंगे, वर्टिकल पे रखेंगे, तो मीन्स हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, COH आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास CH3 आ जाएगा और ये क्या है, ये कार्बन है जो कि स्टीरियो सेंटर है। अब रह गए दो ग्रुप OH एंड H, इनको हमने वर्टिकल पे रखना है, इसको हम यहाँ भी रख सकते हैं और इसको हम यहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मान लो कि ये जो स्ट्रक्चर है इसकी फीचर प्रोजेक्शन ये है, तो इसकी जो मिरर इमेज होती है वो क्या बनेगी हमारे पास, वो इस तरीके से यहाँ पे COH है और यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्या है हमारे पास OH है और यहाँ पे H है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो फिशर प्रोजेक्शन बनेगी वो क्या रहेगी, ये COH कार्बन और CH3 ये तो हमारा आ गया वर्टिकल लाइन पे, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या आ जाएंगे हमारे पास H और OH। अब ये स्ट्रक्चर की मिरर इमेज अगर ये है तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी कि OH यहाँ पे आ जाएगा और H ये आ जाएगा। सो मीन्स डिफरेंट। अब ये दोनों क्या है, आपस में एनेंशियोमर्स हैं। क्यों, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं और एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोज नहीं करते हैं। ठीक है, सो एनेंशियोमर्स, जितने भी एनेंशियोमर्स हमारे पास रहेंगे उनकी हम जो है अपनी अपनी फिशर प्रोजेक्शन एक फॉर्मूला से उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और यहां पे याद रखनी है कि हो सकता है कि किसी मॉलिक्यूल के हम डिफरेंट फिशर प्रोजेक्शन लिख पाएं, तो उस केस में हमेशा ध्यान रखना है कि जो हॉरिजॉन्टली लिखे हुए हैं और जो वर्टिकली लिखे हुए हैं वहां पे एटम्स कौन से आ रहे हैं और उनकी हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है। अगर तो ऑप्टिकल एक्टिविटी सेम सी आ रही है, अगर किसी प्रोजेक्शन फॉर्मूला की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी सेम आ रही है तो मीन्स हम मान के चलेंगे कि वो स्ट्रक्चर क्या है, सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा कि कैसे है, तो हमने जैसे मैंने बताया कि उनकी हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी। जैसे सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, यही लैक्टिक एसिड एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारे पास लैक्टिक एसिड है जहाँ पे ये यहाँ पे COOH है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्या हमारा स्टीरियो सेंटर है और इस साइड पे हमारे पास OH है और इस साइड पे हमारे पास क्या है, H है। इस मॉलिक्यूल की जब हम ऑप्टिकल एक्टिविटी देखते हैं तो वो आती है हमारे पास लिवोरेटरी। ठीक है, तो मीन्स इट इज ए माइनस लैक्टिक एसिड, मीन्स लिवोरेटरी लैक्टिक एसिड है। ओके, दिस इज ए लिवोरेटरी लैक्टिक एसिड। अगर हम इस मॉलिक्यूल को रोटेट करें, हमने रोटेट करना है इसको थ्रू 180 डिग्री इन द प्लेन। अब इसको प्लेन से बाहर नहीं जाना, रोटेट कैसे करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम इस एक्सिस के अराउंड को रोटेट करें और ये H जो है ऊपर से उठ के यहाँ पे आए और ये OH जो उधर चला जाए। हमने रोटेट करना है इसको इस वे से कि इसको हम ऑन द प्लेन 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये COH ग्रुप क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, CH3 यहाँ पे चला जाएगा, OH जो है यहाँ पे चला जाएगा और ये H जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हमारे पास सिमेट्री बनेगी, ये आ जाएगी। तो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या है, COH है। ठीक है, अब देखने को तो दोनों मॉलिक्यूल्स क्या लग रहे हैं, डिफरेंट लग रहे हैं। हम कह सकते हैं कि मिरर इमेज है, बट मिरर इमेज नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर ये यहाँ पे इसका मिरर इमेज शो कर रहा है, ये यहाँ पे इसका मिरर इमेज शो कर रहा है, तो मीन्स ये तो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। ठीक है ना, बट जब हमने इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक की तो हमें क्या देखा कि ये भी लिवोरेटरी है, ये भी क्या है, लिवोरेटरी है और सेम दोनों का क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन है। तो मीन्स ये दोनों आइसोमर एनेंशियोमर्स नहीं है, ये दोनों आइसोमर्स एनेंशियोमर्स नहीं है, ये क्या है, सेम ही मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये क्या है, सेम ही मॉलिक्यूल है, एनेंशियोमर्स नहीं है। क्यों, क्योंकि इनकी जो रोटेशन है वो लिवो रोटेशन है और जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो भी सेम है। तो मीन्स दोनों सेम से हैं। ठीक है, हमने ये तो बाय रूल हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, हम इसको इस तरीके से तो लिख सकते हैं। ठीक है ना, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। बट अगर रोटेशन हम 90 डिग्री पे करते हैं, अगर हम इस मॉलिक्यूल की रोटेशन क्या है 90 डिग्री पे करते हैं या फिर 270 डिग्री पे करते हैं, और तब हम देखते हैं कि जब हमने इसको 90 डिग्री पे या 270 डिग्री पे रोटेट करते हैं, हम इसको मान के चलते हैं कि 90 डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, रोटेटेड एट द 90 डिग्री। ठीक है, इसको हमने 90 डिग्री रोटेट किया, तो जब 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये ग्रुप जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये ग्रुप जो है यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। हमने प्लेन में रोटेट करना है इनको।
ठीक है। तो हमारे पास किस तरह की ज्योमेट्री बनेगी, ये COOH इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे CH3 चला गया, यहाँ पे क्या चला गया, H चला गया। अब ये भी एक दूसरे के ना तो मिरर इमेजेस हैं, ठीक है, ना ही सुपरइम्पोज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या ये एनेंशियोमर्स हैं, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, इसकी हमने क्या देखी, ऑप्टिकल एक्टिविटी देखी, तो मीन्स ये जो आया हमारे पास प्लस रोटेशन में आया, मीन्स इट वाज अ डेक्स्ट्रोटेटरी। तो मीन्स क्या हुआ कि ये दोनों आइसोमर्स ना तो मिरर इमेजेस हैं ना ही सुपरइम्पोज कर रहे हैं, ठीक है, और इनकी जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो डिफरेंट है, एक डेक्स्ट्रोटेटरी है, दूसरा क्या है, लिवोटेटरी है। तो मीन्स आफ्टर रोटेशन ऑफ 90 डिग्री वी गेट द अनदर आइसोमर, ठीक है। वहां पे 180 पे रोटेट करने पे हमें सेम आइसोमर मिला था, 90 पे या 270 पे रोटेट करने पे हमें क्या मिलेगा, डिफरेंट आइसोमर मिलेगा, ठीक है। और अगर यहाँ और हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कन्फिगरेशन क्या होगी, इन्वर्ट होगी, यहाँ पे कन्फिगरेशन क्या हो रही है, इन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। बट रोटेशन और वी कैन से द रोटेशन एट 90 डिग्री और 270 डिग्री लीड्स टू द inversion of configuration, means one configuration is the mirror image of the other configuration, ठीक है। so the new configuration represent the enantiomer of the original compound, ये आपस में क्या होंगे, enantiomers होंगे, क्लियर, क्योंकि दोनों की जो रोटेशन है और जो की ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो डिफरेंट है, ठीक है। और अगर हम उनकी पोजीशन जो है दो ग्रुप्स की और दो एटम्स की अबाउट द कायरल कार्बन इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, इंटरचेंज करते हैं इस तरीके से कि कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, इन्वर्ट हो जाए। बट अगर हम इंटरचेंज करने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें फर्दर से दो इंटरचेंज और कर देंगे। देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं, ये हमारे पास है COH, CH3, OH एंड H। वी नो दैट दिस इज ए माइनस लैक्टिक एसिड, ठीक है। हमने क्या किया, इंटरचेंज करना है OH और H को, ठीक है। हमने क्या किया, पोजीशन इंटरचेंज की है, H और OH की यहाँ पे इंटरचेंज की है हम। वी कैन राइट हियर द पोजीशन ऑफ H एंड OH इज इंटरचेंज्ड, ठीक है, उसको हमने क्या किया, इंटरचेंज किया। तो इंटरचेंज करने से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, यहाँ पे COH और यहाँ पे CH3, ठीक है। तो अब है तो क्या, मिरर इमेजेस हैं, ठीक है, मिरर इमेजेस हैं, और इसमें कन्फिगरेशन भी क्या होगी, इन्वर्ट होगी, ठीक है। सो दिस बिकम्स दी प्लस लैक्टिक एसिड। फिर से हम क्या कर रहे हैं, दो एटम्स को इंटरचेंज कर रहे हैं। अब कौन सा एटम इंटरचेंज करना, हमने H और CH3 को इंटरचेंज कर देते हैं। एक हमने पहले यहां पे इंटरचेंज किया, फिर हमने इनको इंटरचेंज किया। नाउ पोजीशन ऑफ H एंड CH3 इज इंटरचेंज्ड। इंटरचेंज करने पे COH यहां पे आ गया, CH3 यहां पे आ गया, H यहां पे आ गया, OH यहां पे आ गया, और इसकी जब ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक की गई तो वो क्या आई हमारे पास, माइनस लैक्टिक एसिड आई। मींस पहले लिबोरेटरी था, दो इंटरचेंज करने पे हमें फिर से वही वापस कॉन्फ़िगरेशन मिल गई। अब देखने को तो दोनों डिफरेंट लगती हैं, बट एक्चुअल में दोनों सेम हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअल में ये टेट्राइडल मॉलिक्यूल है। अगर आप इसको टेट्राइडली बना के देखोगे तो दोनों क्या लगेंगे, सेम लगेंगे, ठीक है। तो दोनों की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो सेम आ रही है यहाँ पे, ठीक है। सो दो इंटरचेंज करने पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अनअल्टर्ड रहती है, मींस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रिटेन्ड रहती है, ठीक है। सो यहाँ से हमें ये क्लियर हुआ कि अगर हम वन इंटरचेंज करते हैं, एक इंटरचेंज करने पे हमारे पास जो रोटेशन जो है वो हमें कैसे मिलती है, जैसे हमने 90 डिग्री रोटेट किया था। अगर हम दो इंटरचेंज करते हैं तो हमें वैसा मिलेगा जैसा कि हमारे पास 180 पे किया था, क्योंकि 180 पे हम जब रोटेशन करते हैं तो हमें क्या मिलती है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। बट जब हम 90 या 270 पे रोटेट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, यहाँ पे जो है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। सो इसके बाद हमारी बात आती है डायास्टीरियोमर्स की। अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो एनेंशियोमर्स थे, अब बात हम कर रहे हैं डायास्टीरियोमर्स, ठीक है। तो डायास्टीरियोमर्स क्या मॉलिक्यूल होते हैं, हमारे पास कुछ कायरल और ए कायरल मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जिनमें एक से ज़्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर होते हैं, ठीक है। तो जिसमें एक से ज़्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर होते हैं तो वहाँ पे हमें डायास्टीरियोमर्स मिलते हैं, ठीक है।
तो स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है कि जहां पे हमारे पास 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स लगे हों। बट अगर हमारे पास उस मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा स्टीरियो सेंटर हो, मीन्स एक से ज़्यादा ऐसे कार्बन हो जहां पे 4 ग्रुप डिफरेंट लगे हों, तो उस केस में हमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वो भी ज़्यादा मिलेंगे, उनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में पॉसिबल हो सकती है बनाने के लिए, और उस मॉलिक्यूल में डायस्टीरियो में मिलेंगे। कैसे? देखो, हमने देखा कि जहां पे हमारे पास एक कार्बन था जो स्टीरियो सेंटर था, तो वहां पे हमें 2 आइसोमर मिले, जो कि आपस में क्या हो सकते हैं, एनेंटियोमर हो सकते हैं। बट जब हमारे पास एक से ज़्यादा कार्बन आ जाते हैं, जब पे डिफरेंट एटम्स होंगे, तो वहाँ पे दोनों स्टीरियो सेंटर के ऊपर हमने चेक करना होता है कि कितनी पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगी। अब एक स्टीरियो सेंटर पे हमें 2 स्ट्रक्चर मिली, अगर 2 स्टीरियो सेंटर होंगे तो हमें 4 स्ट्रक्चर मिल सकती हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर हमारे पास सेकेंड और थर्ड पोजिशन पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगी हुई है, और यू कैन से 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन। ठीक है, सो दिस इज द पेंटेन, जिसमें थर्ड पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगी हुई है। सो अगर हम इस कार्बन को देखें तो यहाँ पे एक साइड पे मिथाइल है, क्लोरीन है, H है, और बाकी एक बड़ा मॉलिक्यूल लगा हुआ है। तो ये कार्बन क्या हुआ, स्टीरियोजेनिक सेंटर हुआ। इस कार्बन को देखते हैं तो इस कार्बन पे एक साइड पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस साइड पे क्लोरीन लगी हुई है, और क्या लगा हुआ है, इथाइल क्लोराइड लगा हुआ है। तो ये कार्बन भी क्या है, स्टीरियोजेनिक सेंटर है। ठीक है, carbon number 2 and carbon number 3 both are the stereogenic center. So we can draw the 4 structure of this molecule. कैसे? एक तो ये होगी, दूसरी हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दोनों क्लोरीन क्या है, ऊपर साइड की तरफ लिख दें। ठीक है, H को हम यहाँ लिख दें और ये लिख दें, और क्या लिख सकते हैं हम, CH3 CH2, एक क्लोरीन नीचे, दूसरी क्लोरीन ऊपर, इस तरीके से। और क्या लिख सकते हैं हम इसको, ये वाली क्लोरीन ऊपर लिख दें और ये वाली क्लोरीन हम नीचे लिख दें, ये स्ट्रक्चर मिल सकती है। अगर हम इनको टेट्राहेड्रल फॉर्म में लिखें, क्योंकि हमें पता है अभी हर कार्बन जो है टेट्राहेड्रल वहां पे एंगल बनाता है, तो ये स्ट्रक्चर जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। और अगर हम इसको सिंपल वे में लिखें तो हम इसको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में बहुत ईजी तरीके से लिख सकते हैं कि हमने क्या बोला था कि लॉन्गेस्ट चेन हमने क्या लिखनी है, वर्टिकल लाइन पे लिखनी है। तो CH3 कार्बन, Cl H C H Cl एंड C2H5, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या रखने हैं, स्टीरियो सेंटर यहाँ पे रखने होते हैं, बाकी चेंज को हम इकट्ठा करके भी लिख सकते होते हैं। अब इसकी जो मिरर इमेज बनेगी एक, वो ये बनेगी, मींस एक इसकी स्ट्रक्चर ये हो सकती है जो उसकी मिरर इमेज हो। ठीक है, ये हो सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे ये हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास 2 स्ट्रक्चर हम इसकी ये बना सकते हैं, जिसमें दोनों क्लोरीन राइट साइड पे, और एक स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी जिसमें दोनों क्लोरीन क्या है, लेफ्ट साइड पे हों। ठीक है, तो स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3 एंड स्ट्रक्चर 4। ओके, अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 को, तो क्या रिवील हो रहा है कि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेजेस हैं। बट अगर हम इस स्ट्रक्चर 2 को उठा के ऐसा जिसके ऊपर रख दें तो ये सुपरइम्पोज नहीं करेगी। क्लोरीन जो है हाइड्रोजन के ऊपर जाएगी, और ये हाइड्रोजन जो है इस क्लोरीन के ऊपर जाएगा, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के ऊपर जाएगा, और ये क्लोरीन क्या है, इस हाइड्रोजन के ऊपर जाएगी। ठीक है, सो वी कैन से these structure 1 and 2 are one pair of enantiomer. These are the one pair of enantiomers. Similarly, इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्ट्रक्चर 3 एंड स्ट्रक्चर 4, दे आर फाउंड टू बी मिरर इमेजेस बट दे आर नॉट सुपरइम्पोजेबल। ठीक है, सो दे आर ऑल्सो अनदर पेयर ऑफ enantiomer. This is a second pair of enantiomers. ठीक है, यहां पे ये क्लियर हो गया कि स्ट्रक्चर 1 एंड 2 आपस में enantiomer है, स्ट्रक्चर 3 एंड स्ट्रक्चर 4 भी क्या है, आपस में enantiomer है। क्लियर। नेक्स्ट है, अगर हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 3 को, स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 3 ध्यान से देखें तो इसका जो ये पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट जो है उसमें क्या है, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आ रही है, आइडेंटिकल अरेंजमेंट आ रहा है, और जो लोअर पार्ट है वो क्या है, मिरर इमेज है। ठीक है, लोअर पार्ट इज द मिरर इमेज, अपर पार्ट इज हैविंग द सेम कॉन्फ़िगरेशन। तो मींस ना तो ये एक दूसरे के क्या हुए, मिरर इमेजेस हुए,
कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है ना तो वो एक दूसरे के क्या मिरर इमेजेस हैं, ना ही एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है, ना ही क्या कर रहे हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं, ना ही क्या मिरर इमेजेस हैं। तो ऐसी स्ट्रक्चर्स जो ना तो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती हैं और ना ही क्या करती हैं, सुपर इम्पोज करती हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, डायास्टीरियोमर्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 3 दे आर दी अ पेयर ऑफ डायास्टीरियोमर्स। सिमिलरली structure 2 and structure 4 they are another pair of diastereomers, क्योंकि इसमें भी ना तो वो एक दूसरे के क्या है, डायास्टीरियोमर्स बोलेंगे इनको, ठीक है, ना तो ये मिरर इमेजेस हैं ना ही सुपरइम्पोज करेंगे। और स्ट्रक्चर 2 और स्ट्रक्चर 3 भी क्या है, आपस में डायास्टीरियोमर्स हैं। स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 4 भी क्या आपस में डायास्टीरियोमर्स हैं, ठीक है। वी हैव द 2 पेयर्स ऑफ एनेंटियोमर्स एंड 4 पेयर ऑफ डायास्टीरियोमर्स। क्लियर। तो इस तरीके से हम जिस भी टाइप के हमारे पास मॉलिक्यूल गिवन है उनके हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करके बता सकते हैं कि इसमें कितने स्टीरियोजेनेटिक सेंटर हैं और कौन इसकी मिरर इमेजेस है, क्या वो सुपरइम्पोज कर रही है नहीं कर रही हैं, क्या वो मिरर इमेजेस हैं या नहीं हैं, अगर हैं तो वो एनेंटियोमर्स होंगे, अगर नहीं है तो वो डायास्टीरियोमर्स होंगे। बट ये चीज़ रखनी है, चाहे एनेंटियोमर्स हैं चाहे डायास्टीरियोमर्स हैं, वो सुपरइम्पोज नहीं होने चाहिए, ठीक है, सुपरइम्पोज नहीं होने चाहिए। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं डायास्टीरियोमर्स की, ये हम स्टडी करते हैं। अब सबसे पहला जो है कि जो डायास्टीरियोमर्स होते हैं दे शो सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आइडेंटिकल होती हैं और सिमिलर होती हैं बट आइडेंटिकल नहीं होती हैं। मींस अगर दो डायास्टीरियोमर्स सेम रीजन से रिएक्ट कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है उनका वो डिफरेंट होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि डायास्टीरियोमर्स हैव द डिफरेंट एनर्जीज ऑफ द एक्टिवेशन फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है। सो इसलिए उनके जो रेट है वो भी डिफरेंट होंगे। सो दे हैव डिफरेंट रेट्स ऑफ रिएक्शन विद सिमिलर रिएजेंट, ठीक है, सिमिलर रिएजेंट से जो रिएक्शन है उनकी वो डिफरेंट तरीके से चलेगी। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि दे विल हैव द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे विल हैव द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जैसे हम जनरली डिस्कस करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटीज, सॉल्युबिलिटीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटसेट्रा, ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है इनकी, वो ये है कि देयर स्पेसिफिक रोटेशंस आर आल्सो डिफरेंट, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर देखा हमने सारा अरेंजमेंट डिफरेंट है। सो दे विल हैव दी डिफरेंट स्पेसिफिक रोटेशंस, ओके। सो अब on the basis of the different physical properties we can say the diastereomers can rather easily separated from each other by the physical method such as the fractional crystallization, fractional distillation, chromatography etc, ठीक है। क्यों, उनके मेल्टिंग पॉइंट जो डिफरेंट है, उनके बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट है, इसलिए हम उनको डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट करके, मीन्स उनके जो मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट है तो उसके लिए हम डिफरेंट टेम्परेचर पे उनको हीट करके सेपरेट कर सकते हैं। फ्रैक्शनली उनको क्रिस्टलाइज या डिस्टिलेट करके हम या क्रोमेटोग्राफी से हम उनको इजिली सेपरेट कर सकते हैं। तो ये उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि डायास्टीरियोमर्स को सेपरेट कर सकते हैं हम, बट एनेंटियोमर्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि एनेंटियोमर्स की क्या होती हैं, सेम फिजिकल और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। बट एक प्रॉपर्टी जो उनमें डिफरेंट होती है वो ये होती है कि एक आइसोमर जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो डिफरेंट डायरेक्शन में शो करता है, दूसरा जो है दूसरी डायरेक्शन में शो करता है। एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, दूसरा क्या होता है, लीवोरोटेटरी होता है। तो ये उनकी प्रॉपर्टी थी एनेंटियोमर्स की और ये उनकी प्रॉपर्टीज हैं डायास्टीरियोमर्स की। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर।